गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लीगल वर्ड्स में पहला वर्ड लिखेंगे बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब है सद्भाव, सद्भाव पूर्वक। जो चीज़ गलत इरादे से नहीं की गई है उसको आप कह सकते हैं बोनाफाइड। कई बार हमसे कोई गलत काम हो जाता है सही इरादे से काम करते करते, तो हम कहते हैं इट वाज ए बोनाफाइड मिस्टेक, मतलब इसमें मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। बोनाफाइड इन गुड फेथ, एक्ट डन ऑनेस्टली। ऑनेस्टली, जब ईमानदारी पूर्वक कोई काम किया जाता है तो उसको कहते हैं बोनाफाइड है। ये एक्ट बोनाफाइड है, इसमें कोई मालाफाइड नहीं है। रियल और जेन्युइन। कई बार दस्तावेज, कोई अगर फर्जी दस्तावेज नहीं होता तो हम उसको कहते हैं दिस इज बोनाफाइड डॉक्यूमेंट। यह एक रियल दस्तावेज है, जेन्युइन है, फर्जी नहीं है, नकली नहीं है। इसका यूज कर सकते हैं ही वॉज नॉट ए बोनाफाइड डॉक्टर। ही वॉज नॉट ए बोनाफाइड डॉक्टर एज या बिकॉज he lied about his degree। कई बार हम देखते हैं झोला छाप डॉक्टर घूमते हैं, इलाज करते हैं लोगों का, समाज में बहुत सारे मिलते हैं जो वास्तव में डॉक्टर नहीं होते, अपने आप को बताते हैं कि हम डॉक्टर हैं। तो आप कह सकते हैं ही इज नॉट ए बोनाफाइड डॉक्टर, वो बोनाफाइड डॉक्टर नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हम मान लो किसी रियल एजेंट के पास जाते हैं, रियल एस्टेट एजेंट होते हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का धंधा करते हैं, उनके पास कोई व्यक्ति जाता है, कोई पूछताछ करता है, कोई बिकाऊ मकान है उसको देखना चाहता है, तो वो ये तस्दीक कर सकता है कि भाई ये जो खरीदने आया है ये भी कोई वास्तविक खरीदार है या खाली मेरा समय वेस्ट करने, खाली जानकारी करने के लिए आया है। तो इसके लिए आप सेंटेंस बना सकते हैं रियल एस्टेट एजेंट will check your credits to ensure that you are bona fide, that you are bona fide buyer। कौन बोल रहा है? bona fide buyer ऑफ द हाउस, ये दूसरा सेंटेंस है। रियल एस्टेट एजेंट मतलब जो संपत्ति, अचल संपत्ति का जो एजेंट है वह आपके क्रेडिट्स मतलब आपकी वो देखेगा, आपकी साख के बारे में देखेगा कि आप बोनाफाइड परचेजर हैं, खरीदने वाले हैं या खाली समय व्यतीत करने के लिए, वेस्ट करने के लिए आए हुए। बाई लॉज, बाई लॉ कहते हैं उपविधि को। उपविधि देखिए, संसद या विधानसभा जो कानून बनाती है उसको लेजिस्लेशन या लॉ कहते हैं, एक्ट कहते हैं, स्टैट्यूट कहते हैं। लेकिन कई बार नगर निगम, नगर पालिकाएं, विश्वविद्यालय, ऐसे जो संस्थाएं होती हैं
इन लोगों को अपने कुछ कानून, अपने कुछ नियम बनाने की शक्ति दे दी जाती है, अपने चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, अपने अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम बनाने की शक्ति दे दी जाती है। तो ऐसे नियमों को बाई लॉज कहते हैं। बाई लॉ अंग्रेजी में कहेंगे ए लॉ मेड बाई लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी से मतलब है नगर निगम, नगर पंचायत, नगर महापालिका। पार्लियामेंट गिव्स अथॉरिटी to the local authorities to make laws बाई लॉज फॉर दियर रेगुलेशन, क्योंकि हमें बाई लॉ का यूज करना है। टू मेक बाई लॉज फॉर दियर रेगुलेशन। दूसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं, बाई लॉज आर वन फॉर्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कैपिटल पनिशमेंट, अगला वर्ड है हमारा कैपिटल पनिशमेंट। मृत्युदंड। डेथ पेनाल्टी। कैपिटल पनिशमेंट, इसका यूज है कैपिटल पनिशमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ एग्जीक्यूटिंग someone as punishment for a specific crime. After a proper trial. देखिए, एक आदमी दूसरे को मार देता है या कई लोग मिलकर दूसरे को मार देते हैं, यद्यपि वह भी मृत्यु होती है, लेकिन वह कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। कैपिटल पनिशमेंट मीन्स जब सरकार के कानून के किसी प्रावधान के अंतर्गत किसी अपराध के लिए सजा के तौर पे प्रॉपर विचारण के बाद किसी को मृत्युदंड दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड। ये इसका मीनिंग भी है और इसका यूज भी कर सकते हैं, सेंटेंस भी है, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट शब्द आ गया। कैपिटल पनिशमेंट क्या है? कैपिटल पनिशमेंट एक प्रैक्टिस है, कहेगी एग्जीक्यूटिंग समवन, किसी को एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना मतलब मृत्युदंड देना। एज ए पनिशमेंट, सजा के तौर पर फॉर ए स्पेसिफिक क्राइम, जैसे हत्या।
एक व्यक्ति ने दूसरे की हत्या की, मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने या जिला न्यायालय सत्र न्यायाधीश ने उसको मृत्युदंड की सजा सुना दी। तो जब वो एग्जीक्यूट होगा, जब उसको फांसी लटकाया जाएगा, उसको कहा जाएंगे ही वाज गिवन कैपिटल पनिशमेंट। देशद्रोह के लिए भी कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। बहुत सारे अपराध हैं जहां पे कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो बहुत सारे देशों में, पाश्चात्य देशों में, पश्चिम देशों में कैपिटल पनिशमेंट को खत्म किया जा चुका है। और इसके पीछे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, वो ये थ्योरी देते हैं कि मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है, बाद में पता चलता है कि जिस व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई थी, जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया था, वह व्यक्ति निर्दोष था। तो जो व्यक्ति मारा जा चुका है, पहले ही जो फांसी पर लटकाया जा चुका है, उसको जीवित नहीं किया जा सकता। दूसरे कुछ लोग तर्क देने वाले हैं कि भाई मृत्युदंड, चूंकि हम जीवन दे नहीं सकते, इसलिए हमको मृत्युदंड देने का भी अधिकार नहीं है। तो कुछ देशों में इसके बारे में, हमारे देश में भी कुछ लोग इस विचारधारा के हैं कि मृत्युदंड खत्म कर दिया जाना चाहिए, मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक मृत्युदंड हमारे यहाँ है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है, अपने निर्णयों में ये कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, बिरलों में बिरला केस, जहाँ पर जस्टिफाई किया जा सके कि हाँ इसका मृत्युदंड दिया जाना उचित है, तभी मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। 4 आरोप। अब चार्ज के कई मीनिंग होते हैं। वैसे हम अपने मोबाइल चार्ज करते हैं, उसकी बैटरी चार्ज, वो भी एक चार्ज है। किसी को किसी ऑफिस का चार्ज मिलता है, कोई कलेक्टर बन जाता है तो उस जिले का उसके पास चार्ज होता है, उस पद का चार्ज लेता है, वो भी चार्ज होता है। जब हमने पहले भी बताया मैंने, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को गिरवी कर देता है तो उस संपत्ति पर भी उसका कुछ चार्ज हो जाता है, भार होता है उसका, हिंदी उसमें भार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चार्ज हम देख रहे हैं आरोप। जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी अपराध का आरोप लगता है तो उसको कहते हैं उस पर उस अपराध का चार्ज है। चार्ज के आधार पर ही उसके खिलाफ चार्जशीट बनाता है मजिस्ट्रेट, और फिर उसका उस चार्ज के आधार पर ट्रायल होता है, विचारण होता है। दोषी होता है तो दोष सिद्ध होता है, और यदि निर्दोष पाया जाता है तो वह बरी कर दिया जाता है, दोष मुक्त कर दिया जाता है, एक्विट कर दिया जाता है। चार्ज को अंग्रेजी में कहेंगे एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस। मजिस्ट्रेट फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। एक सिंपल सा यूज है इसका, मजिस्ट्रेट framed charges against the accused। और इसके बाद अगला शब्द है चैटर। चैटर, चैटर मीन्स किसी प्रकार की चल संपत्ति, सोना चांदी रुपया पैसा गाड़ी मोटर, ये सब चैटर है। टेबल टीवी फ्रिज सोफा, ये सब चैटल आते, चैटल कहा जाता है। गुड्स, मूवेबल गुड्स, पर्सनल प्रॉपर्टी, कंप्राइजिंग मूवेबल गुड्स, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति जो कि चल संपत्ति है, उसको चैतल कहा जाता है। The judge ordered attachment
चैप्टर्स ऑफ जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर किसको कहते हैं? जजमेंट डेटर वह व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध डिक्री न्यायालय ने पारित कर दिया है। अब उस डिक्री के एग्जीक्यूशन में अगर वह डिक्री की पालना नहीं करता है, अगर वह डिक्री धन का भुगतान नहीं करता है डिक्री होल्डर को, तो न्यायालय उसकी संपत्ति जब्त कर सकता है, कुर्क कर सकता है, और कुर्क करके फिर नीलामी करके उस डिक्री का भुगतान कराया जा सकता है न्यायालय द्वारा। अब संपत्ति चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है। तो यहाँ पर यूज है, न्यायालय ने निर्णीत ऋणी के चैटर्स को अटैच करने, अटैच मतलब कुर्क करने का आदेश दिया। अगला शब्द है जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल को हिंदी में कहेंगे न्यायालय के विचार योग्य। न्यायालय द्वारा विचार किए जाने योग्य। कई बार हम न्यायालय जाते हैं या कोई व्यक्ति न्यायालय जाता है, कोई अर्जी लगाता है और न्यायालय उस अर्जी या उस पिटीशन को, उस याचिका को खारिज कर देता है, यह कहकर कि इसमें कोई दम नहीं है, यह विचार किए जाने योग्य नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मतलब न्यायालय में इस पर मुकदमा चल सकता है, न्यायालय के सुनवाई किए जाने योग्य या मैटर है, उसको कहते हैं जस्टिसिएबल। अंग्रेजी में इसको कहेंगे प्रॉपर टू बी एग्जामिन्ड। प्रॉपर टू बी एग्जामिन्ड इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं लॉजिकल या रीजनेबल। उचित और अनुचित के आधार पर भी आप इसको जस्टिसिएबल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जस्टिसिएबल का मीनिंग है प्रॉपर टू बी एग्जामिन्ड इन कोर्ट ऑफ जस्टिस, मीन्स न्यायालय द्वारा विचार किए जाने के योग्य। द कोर्ट डिसमिस द पिटीशन, यूज है इसका, द कोर्ट डिसमिस्ड द पिटीशन saying, यह कहते हुए that the matter is not justiciable। कितने मिनट हुए? 19।